हेलो स्टूडेंट, सभी को जय माता दी। और ये आपका एमपी पुलिस का प्रीवियस ईयर के साइंस के क्वेश्चन का नेक्स्ट वीडियो। और ये पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घटक फ्लोएम से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा घटक है जो फ्लोएम से संबंधित नहीं है। तो फ्लोएम से संबंधित फ्लोएम मृदुतक तो है ही, चालनी नलिकाएं भी हैं, सहचर कोशिकाएं भी हैं। इसमें से कौन सा नहीं पूछा है तो वो ट्रैकिड है। ये एंजियोस्पर्म से संबंधित है, ट्रैकिड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रोग में एंटीबायोटिक का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें ये पूछा है कि किस रोग में एंटीबायोटिक की आवश्यकता नहीं होती। तो अगर बात करें टाइफाइड, क्षय रोग, मलेरिया, दस्त, तो इसमें से इसका आंसर होगा मलेरिया। मलेरिया एक प्रोटोजोआ से जनित बीमारी है, प्रोटोजोआ से होती है मलेरिया। और इसकी जो दवाई जो बनती है वो सिनकोना नाम का एक वृक्ष होता है, उससे कुनैन एक रस निकाला जाता है, कुनैन से इसकी दवाई बनाई जाती है। और एक प्रोटोजोआ से की होने वाली बीमारी, इसमें आवश्यकता नहीं होती है कि एंटीबायोटिक का यूज किया जाए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और यहाँ से मलेरिया में अगर पूछें तो मलेरिया का जो है वो है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, और मलेरिया मादा एनाफ्लिज मच्छर के काटने से होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। और एक क्वेश्चन है, निम्न में से किस पशु को एबीज वर्ग के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। किसको नहीं एबीज वर्ग में। एबीज वर्ग में सबसे पहले तो याद रखो कि एबीज में आते क्या हैं। तो एबीज में सभी के सभी पक्षी वर्ग आते हैं। सभी क्या आते हैं, पक्षी वर्ग एबीज में। अब बात करें कबूतर की, ये भी पक्षी है। गौरैया ये भी पक्षी है। काक ये भी पक्षी है। चमगादड़ को भी, चमगादड़ में पंख होते हैं इसलिए चमगादड़ को भी हम पक्षी बोलते हैं। लेकिन चमगादड़ ओवी पेरस ना होके बेबी पेरस होता है। चमगादड़ बच्चे को जन्म देता है, इसलिए चमगादड़ जो है वो स्तनधारियों में आता है, ना कि पक्षियों में आता है। तो इसका आंसर होगा सही चमगादड़, क्योंकि इसमें नहीं पूछा था किस कौन नहीं आता है बीज वर्ग में। तो चमगादड़, चमगादड़ किस में आता है, स्तनधारियों में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कोशिका की स्थिति का चयन करें। कोशिका की स्थिति बोलें या कोशिका की तुलना, इनमें से किससे कोशिका की तुलना की गई। तो कोशिका की तुलना मैंने क्लास में भी पढ़ाया है, बिल्डिंग ब्लॉक से की गई। बिल्डिंग ब्लॉक मीन्स ईंट से की गई। जैसे ईंटों को मिलाने से दीवार बन जाती है, छोटी छोटी ईंटों को मिलाते जाते और एक दीवार बनती है, और ऐसी ही दीवारें मिलकर एक पूरा घर बना देती हैं। हम जो चाहें वो बना सकते हैं छोटी सी एक ईंट के मिलने से। वैसे ही छोटी छोटी जो कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं मिलके ऊतक बनाती हैं, ऊतक मिलके अंग बनाते हैं, और अंग मिलके अंग तंत्र बनाते हैं, और ऐसे ही अंग तंत्र मिलकर एक मानव बॉडी का या एक प्लांट बॉडी का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका बी, बिल्डिंग ब्लॉक। अगला क्वेश्चन, ग्राम में पक्षियों, कंट्री वर्ड सीधा सीधा संबंधित आ गया कि मुर्गी पालन से होता है। तो कंट्री वर्ड का पालन पोषण एवं प्रजनन कहलाता है, क्या कहलाता है, मुर्गी पालन। इसका आंसर होगा सी, मुर्गी पालन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, छाती गुहा की आसपास की कंकाल संरचना को कहा जाता है। देखो छाती गुहा पूरा एक गुहा, एक पिंजड़ा बनाने का जो काम करती है। हम ऑप्शन भी नहीं देखें, डायरेक्ट आंसर लगाओ। तो छाती गुहा मतलब एक पिंजड़े के समान जो संरचना होती है, वो पिंजड़ा, एक कंकाल का पूरा पिंजड़ा बनाता कौन है, पसलियां बनाती हैं। तो इसमें से सीधा सीधा आंसर होगा पसली पिंजर। पसली पिंजर एक पूरा गुहा बनाते हैं, जिस पसली पिंजर के अंदर ही आपके लंग्स होते हैं, उसी के अंदर आपका हार्ट होता है, उसी के अंदर बाकी जो भी ऑर्गन होते हैं वो उसी के अंदर होते हैं। इसमें लिखा है फेफड़ा कवर, ये कुछ होता नहीं। छाती कवर, ये कुछ होता नहीं। छाती की हड्डी मतलब स्टर्नम होती है, तो पसली पिंजर में स्टर्नम भी शामिल है। बीच में स्टर्नम होती है और पीछे की साइड होते हैं वर्टिब्रेट कॉलम, और इसी स्टर्नम से आपकी इस टाइप से पसलियाँ जो होती हैं वो दोनों साइड स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। ऐसा पूरा एक पिंजड़ा बनाती हैं पसलियों का। कितनी जोड़ी होती हैं ये, तो ये 12 जोड़ी होती हैं पसलियां। चलो आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, उस खाद्य सामग्री को पहचानिए जो किण्वन के परिणाम स्वरूप नहीं बनती। जहाँ भी नहीं लिखा हो उसको तो बिल्कुल अंडरलाइन कर लिया करो, क्योंकि नहीं पूछा है ना कि हाँ पूछा है। तो किण्वन की क्रिया, केक किण्वन की क्रिया से बनता है, एल्कोहल किण्वन से बनता है, ब्रेड किण्वन से बनता है, चावल का पकाना यहाँ पे किण्वन का कोई काम नहीं है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पौधा जिसमें गुणसूत्रों के बहुसमुच्च होते हैं उसे कहा जाता है। ऐसा पौधा जिसमें गुणसूत्रों के बहुसमुच्च होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बहुगुणित। ठीक है, मतलब गुणसूत्रों के बहुसमुच्च का मतलब ही होता है बहुगुणित। बहुत सारे जो क्रोमोसोम होते हैं वो गुणन अवस्था में रहते हैं, उसको हम बहुगुणित कहते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें जैव विविधता को संरक्षित करने की जरूरत है क्योंकि यह जैव विविधता जानवरों के शिकार में मदद करता है? बिल्कुल नहीं। ग्लोबल वार्मिंग में मदद करता है? बिल्कुल नहीं। तेजी से नगरीकरण में मदद करता है? बिल्कुल नहीं। ये तो कहीं से कहीं तक इससे रिलेटेड भी नहीं है। तो जैव विविधता को संरक्षित करने की जरूरत है। यह क्या करता है? वन को रिजर्व बनाए रखता है। आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से वायु जनित रोग की पहचान करें। वायु जनित रोग, घेंघा एवं मैरिस्मस पता ही है घेंघा में किससे होता है, तो ये आयोडीन की कमी से होता है। ये सब अलग अलग हैं। सीधा सा वायु जनित एयर पॉल्यूशन से जो होता है वो जुखाम, सामान्य जुखाम और टीबी, तपेदिक भी। जो टीबी की जो बीमारी होती है, जुखाम जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है निमोनिया का रूप धारण कर लेता है और निमोनिया भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अपने जो फेफड़े होते हैं उन फेफड़ों में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। जब टीबी होता है उसमें बहुत तेज वाली खांसी आती है। तो इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज ये सब वायरस के रोग हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अपशिष्ट जल को निकालने के लिए ड्रेनेज पाइप के नेटवर्क को कहा जाता है। सीधा सा आंसर, अपशिष्ट जल जो गंदा पानी होता है घरों का, तो गंदा पानी, कचड़ा वाला पानी किससे निकलता है? सीवर प्रणाली से। इसका आंसर सीधा सीधा पहले ही है। जो आपकी नालियाँ बनी होती हैं उनको क्या बोलते हैं? सीवर लाइन। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में प्रजनन प्रकार इसके द्वारा आरंभ किए जाते हैं। मनुष्यों में प्रजनन प्रकार हार्मोन्स के द्वारा, एंजाइम्स के द्वारा, तंत्रिका के द्वारा, रुधिर के द्वारा। देखो इसका सीधा सीधा आंसर होगा, आपके समझ में भी आ जाएगा। एंजाइम्स पहले से ही होते हैं, बहुत सारे काम करवाते हैं एंजाइम। तंत्रिका ये आपकी सूचनाओं का आदान प्रदान करने का काम करती हैं। ब्लड एक संवहन तंत्र है, ब्लड जो हर आपके बॉडी में बनने वाले पदार्थों का संवहन करता है। लेकिन प्रजनन के जो कार्य होते हैं जो आरंभ किए जाते हैं, किससे किए जाते हैं? हार्मोन से। मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन। जब प्यूबर्टी वाली एज आती है 12 से लेकर 14 वर्ष की उम्र में, तो ये हार्मोन मेल और फीमेल में सिक्रेट होते हैं और ये प्रजनन की क्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है जिससे ओवम का निर्माण होने लगता है, और मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है जिससे स्पर्म का निर्माण होने लगता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, घरों में भू संपर्क घरों को इससे बचाने के लिए प्रदान किया जाता है। घरों में भू संपर्क घरों को इससे बचाने के लिए प्रदान किया जाता है। बिजली के झटके, भूकंप, चक्रवात, तूफान, बिजली। इसका आंसर होगा आपका भू संपर्क। भूकंप होगा नहीं, बिजली होगी नहीं, चक्रवात की तो यहाँ बात ही नहीं होगी। सीधा सा आंसर लगा दो आप ए, बिजली के झटके से। अगला देखो, जिम्नोस्पर्म में सामान्यतः उपस्थित जल चालक ऊतक हैं। जिम्नोस्पर्म में सामान्यतः उपस्थित जल चालक ऊतक, मैंने आपको बोला था जल चालक मीन्स जल को ले जाने का काम कौन से टिश्यू करते हैं? जल के संवहन का काम कौन से टिश्यू करते हैं? तो आंसर नंबर पहला ही हो जाएगा, जाइलम। टिश्यू नहीं दिया, तंतु दिया तो भी सही है। जाइलम तंतु एक नलिकाएं जो पूरे पौधे में बनी होती हैं, जो जाइलम ऊतक होते हैं वो क्या करते हैं? जल का संवहन करने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए समस्त हरे पौधों द्वारा अवशोषित सौर विकिरण का प्रतिशत लगभग होता है। इसका सीधा सा आंसर आ जाएगा 1%। 1% में जो सौर ऊर्जा होती है उसका हम यूज करते हैं,
उसका पौधे हरे पौधे यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ये तो आपका याद करने का है कि 1% ऊर्जा का यूज करते हैं प्लांट्स। अगला देखें, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक पुरुष हार्मोन है? अभी अभी कुछ टाइम पहले ही पढ़ाया है कि एक पुरुष हार्मोन कौन सा होता है। तो पुरुष हार्मोन लिखा हुआ है, ये कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड हार्मोन है? ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हार्मोन है, प्रजनन से रिलेटेड हार्मोन है, स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड हार्मोन है, प्यूबर्टी से रिलेटेड हार्मोन है। तो इस हार्मोन का नाम है टेस्टेस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन। इसी हार्मोन का एक नाम और है एंड्रोजन। तो याद रखना, इसी हार्मोन को बोलते हैं एंड्रोजन। इससे लिखते ही नहीं बनता है, एंड्रोजन। एंड्रोजन समझ लेना, एंड्रोजन है, ठीक है। इससे लिखते नहीं बन रहा, एंड्रोजन। टेस्टोस्टेरॉन का ही एक और नाम है एंड्रोजन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा एक वनोन्मूलन का सर्वाधिक उपयुक्त परिणाम है? वनोन्मूलन का, वन मतलब वन को नष्ट करने का सर्वाधिक उपयुक्त परिणाम केवल आवास का विनाश करना, केवल भूमंडलीय ऊष्मीकरण, उपरोक्त सभी, केवल मृदा अपरदन, क्या क्या हो सकता है वन उन्मूलन से? तो उपरोक्त सभी आंसर होगा। इसमें सी में दे दिया है, डी में नहीं दिया उपरोक्त सभी, तो इसमें का आंसर होगा उपरोक्त सभी। आवास का भी विनाश हो जाएगा, भूमंडलीय ऊष्मीकरण भी होता है, मृदा का अपरदन भी होता है, तो ये सभी आंसर सभी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एंजियोस्पर्म में यह होते हैं, देखो अभी बताया था एंजियोस्पर्म मीन्स आवर्त बीजी पौधे। तो आवर्त बीजी जो पौधे होते हैं उसमें बीज भी मिलेंगे, फूल भी मिलेंगे, वास्तविक वाहिकाएं भी मिलेंगी, ट्रैकीड भी होंगे। इसका एक और आंसर होना चाहिए था, ये सभी तो सभी आंसर होता, लेकिन अगर इसका ऑफिशियल आंसर की बात करें तो भैया इसका आंसर ट्रैकीड दिया हुआ है। बाकी एंजियोस्पर्म में ये सभी चीज़ें होती हैं, ये सब होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल रोगाणु नाशन के लिए प्रयुक्त सबसे आम रसायन कौन सा है? जल रोगाणु मीन्स जल को जल को शुद्ध करने के लिए आप बताएं, या बात करें कि रोगों से रोगाणु नाशन मीन्स जल में ऐसे जो बैक्टीरिया वायरस हैं जो रोग फैला रहा है उनको खत्म करने के लिए, जल को साफ करने के लिए, फिल्टर करने के लिए इनमें से किसका यूज करते हैं? तो यूज करते हैं क्लोरीन का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरणीय प्रदूषण का मुख्य कारण इसका उपयोग है। पवन ऊर्जा, इससे तो होता नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। ज्वारीय ऊर्जा, इससे भी नहीं होता है प्रदूषण, ना तो प्रदूषण ज्वारीय ऊर्जा से होता है, ना प्रदूषण सौर ऊर्जा से होता है, ना पवन ऊर्जा से होता है। प्रदूषण किससे होगा? जीवाश्म ईंधन। अब जीवाश्म ईंधन में क्या आता है? तो आपका कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सब जीवाश्म ईंधन में आते हैं और ये कहीं ना कहीं पर्यावरण प्रदूषण का कार्य करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जीवाश्म ईंधन। अगला क्वेश्चन, अधिकांश वनस्पति उद्यानों के पास इनके भी बैंक होते हैं। वनस्पति उद्यानों के पास किसके बैंक होंगे? कृषि औजार के होंगे नहीं, खाद के कोई होते नहीं बैंक, खाद और उर्वरक के भी नहीं होते बैंक, होते किसके? बीज के। तो इसका आंसर हो जाएगा बीज बैंक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति के स्वास्थ्य पर निम्न में किसका दीर्घकालिक प्रभाव होता है? मतलब एक लंबे टाइम तक कौन सी बीमारी होती है जो अगर एक बार हो जाए तो लंबे टाइम तक चलेगी? तो जुखाम तो होगी नहीं, ठीक हो जाता है। चेचक, ये जो आपके स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं, हैजा भी ठीक हो जाता है। लंबे समय तक होता है आपका वृक्क रोग, एक बार आके आपकी किडनी खराब हो गई तो फिर वो सही नहीं होती है, डायलिसिस करवाने जाना पड़ता है। तो वृक्क रोग लंबे समय तक दीर्घकालिक प्रभाव रहता है वृक्क रोग का, किडनी की बीमारी का। अगला क्वेश्चन पहुंचते हैं, निम्न में से कौन सी कोशिकाएं प्रत्येक 120 दिनों में नवीनीकृत हो जाती हैं? नवीनीकृत मीन्स इनमें से कौन सी कोशिकाएं हैं जिनका जीवन काल 120 दिन का है? तो ये हमने पढ़ा था क्लास में बहुत अच्छे से कि ये होती हैं रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं, जिनका जीवन काल 120 दिन का होता है। ये श्वेत रक्त कणिकाओं का 2 से 3 दिन का ही होता है। अगला चलें, अगला क्वेश्चन,
अपनी आँखों को स्वस्थ रखने के लिए हमें आहार में इसे सम्मिलित करना चाहिए। विटामिन पूछा गया है तो कौन से विटामिन को सम्मिलित करना चाहिए? विटामिन ए को। और हमने भी पढ़ा था कि विटामिन ए की कमी से आँखों में एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं रतौंधी, जिसमें रात में दिखाई नहीं देता है, आपकी जो रॉड सेल होती हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाती हैं, तो रतौंधी बीमारी हो जाती है। आपकी आँखों में रेटिना में दो सेल पाई जाती हैं, कौन सेल और रॉड सेल। कौन सेल काम करती हैं? रंगों को पहचानने का। रॉड सेल काम करती हैं अंधेरे में देखने का। तो विटामिन ए की कमी से रॉड सेल प्रभावित होती हैं, जिससे हमें रतौंधी बीमारी हो जाती है, रात में दिखाई नहीं देता है। अगला क्वेश्चन, विषम को चिन्हित कीजिए, इनमें से कौन विषम है? तो देखो विषम क्या है? समुद्री घोड़ा एक मछली होती है, फ्लाइंग फिश भी एक मछली होती है, रोहू भी एक मछली होती है। इसका आंसर जो है वो है जेलीफिश। जेलीफिश यह एक समुद्री जीव है, ना कि मछली, तो सही आंसर होगा जेलीफिश। ठीक है, इसका नाम जरूर जेलीफिश है लेकिन ये फिश नहीं है, एक समुद्री जीव है। अगला क्वेश्चन, और हमें विषम ढूंढना था तो उसमें से विषम यही है। जड़ और प्रारोह के शीर्ष पर उपस्थित ऊतक है। तो वो ये पूछा है कि जड़ वाले भाग में और प्रारोह भाग वाला जो भाग है उसके शीर्ष पर जो ऊतक होते हैं वो कौन से ऊतक होते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि एक बीज को जब हम जमीन में बोते हैं तो इस बीज में से दो अंकुर निकलते हैं, एक ऊपर जाता है जिसको प्रांकुर बोलते हैं, एक नीचे जाता है जिसे मूलांकुर बोलते हैं। तो इसके जो शीर्ष पे जो ऊतक होंगे वो ऊतक होंगे शीरस्थ ऊतक। और शीरस्थ ऊतक किसके भाग होते हैं? तो ये शीरस्थ ऊतक होते हैं बिभ्यज्योति ऊतक के। पौधे के जो ऊतक होते हैं उसमें दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं बिभ्यज्योति और एक होते हैं स्थायी ऊतक। बिभ्यज्योति ऊतक ऐसे ऊतक होते हैं जिनमें बराबर विभाजन होता है, और बिभ्यज्योति ऊतक तीन प्रकार के होते हैं। एक शीरस्थ ऊतक, शीरस्थ ऊतक से वृद्धि होती है पौधों की। दूसरे होते हैं पार्श्व ऊतक, इससे क्या होता है? पौधे की मोटाई में वृद्धि होती है, घेरे में वृद्धि होती है। जो पौधा होता है इस पौधे की जो घेरे में वृद्धि होगी वो किससे होगी? पार्श्व ऊतक से। और एक होते हैं अंतर्वेशी ऊतक, जो जानवरों के द्वारा पौधे के जो भाग खा लिए जाते हैं उनको पुनः वृद्धि के लिए कौन से ऊतक होते हैं? वो अंतर्वेशी होते हैं। तो इसमें शीरस्थ ऊतक ऑप्शन में नहीं है। अगर शीरस्थ ऊतक होता तो आंसर शीरस्थ ऊतक हो जाता, लेकिन शीरस्थ ऊतक किसके अंतर्गत आता है? बिभ्यज्योति ऊतक के अंतर्गत। तो इसका आंसर हो जाएगा बिभ्यज्योति ऊतक। अगला क्वेश्चन, अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। उस पौधे को पहचानिए जो रेशा उत्पन्न नहीं करता है। कौन सा इसमें से पौधा है जो रेशा नहीं उत्पन्न करता है? नारियल से रेशा मिलता है, कपास से भी रेशा मिलता है, नहीं पूछा है। भांग, भांग भांग से रेशा मिलता है लेकिन रेशा नहीं मिलता है तो ताड़ से नहीं मिलता है, ताड़ का तेल होता है ना कि रेशा होता है। अगला क्वेश्चन, ताड़ के वृक्ष से तेल प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सा कुक्कुट पालन का एक कवक रोग है? देखो यहाँ पूछा कुक्कुट पालन, कुक्कुट पालन में कवक रोग, तो कवक की बात हो गई, यहाँ पे किसकी बात हुई है? कवक रोग। तो कवक एक रोग जो होता है वो होता है एस्परजिलस। सो याद रखना, कवक रोग एस्परजिलस आर्त होता है। ये कहाँ आपके जो अटैक किस पे करता है? तो ये श्वसन तंत्र पर अटैक करता है। कवक, ये वाला जो कवक होता है श्वसन तंत्र पर अटैक करता है, एक जाल सा बना लेता है, इसको एस्परजिलस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कहाँ है? पशु ऊतक जो स्राव और अपशोषण में सहायता करता है, कौन से टिश्यू होते हैं जो स्राव करवाते हैं और एब्जॉर्प्शन करवाते हैं? तो पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक। हम नॉर्मल भी थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं तो ये सारे टिश्यू कहाँ हैं? अंदर है बॉडी के। और सबसे बाहरी त्वचा में कौन से टिश्यू होते हैं? उपकला ऊतक। तो इसका आंसर उपकला ऊतक हो जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ का स्राव और अवशोषण जो होता है वो उपकला ऊतक से होता है। ये बाहरी हमारी जो स्किन होती है, त्वचा होती है, उसमें पाए जाते हैं। तो इसका आंसर उपकला ऊतक होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पन्न करने डैश 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 उत्पन्न करने के लिए सूक्ष्म जीवी मृत अवशेषों पर कार्य करते हैं। क्या उत्पन्न करने के लिए? बालू? बिल्कुल नहीं, बालू कैसे बना लेंगे? जल नहीं, कवक नहीं। किसका उत्पन्न करने के लिए? खाद।
जो सूक्ष्म जीव होते हैं, मृत अवशेषी जो पदार्थ होते हैं, चाहे वो कोई वैसा पदार्थ हो, जानवर वाला पदार्थ हो या कुछ भी हो, जानवर हो या कोई और ऑर्गेनिक पदार्थ हो, जिसमें क्या होते हैं, जो अवशेष होते हैं मृत, वो अवशेष क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवी जो होते हैं वो उसको खाद के रूप में बदलने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये। अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन कहाँ है? पेनिसिलियम का सदस्य है। पेनिसिलियम किसका सदस्य है? तो पेनिसिलियम एक कवक का सदस्य है। इसका आंसर हो जाएगा बी। ना टेरिडोफाइटा का है, ना ब्रायोफाइटा का है, ना शैवाल का है। पेनिसिलियम कवक का सदस्य है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सजीवीय या अजीवी नहीं है? सजीवीय नहीं है या अजीवी नहीं है? प्रकाश, वायु, जल। प्रकाश, वायु, जल ये तीन अलग हैं, लेकिन अगर बात करें वृक्ष की तो वृक्ष, इसका आंसर डी है वृक्ष। लेकिन ए सजीव में आएगा। यहाँ पे पूछा गया है सजीव, अजीवी नहीं है। आजीवी दिया गया, आजीव मीन्स जिसमें जीवन नहीं है। तो इसमें, इनमें तो ठीक है, इनमें तो जीवन नहीं है, लेकिन अगर बात करें वृक्ष की तो वृक्ष में जीवन है, इसलिए अजीवी हम बोल सकते हैं। इसका सजीवी कुछ है नहीं, इसमें कुछ पता नहीं कहाँ प्रॉब्लम है। इसका आंसर वृक्ष है, क्योंकि कहीं ना कहीं तीन चीज़ें अलग हैं और आपकी वृक्ष एक सजीवी पौधा है। अगला लिख लो, अगला देख लो, लिखना क्या है। निम्न अंगों में से कौन सा एक मनुष्यों में महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है? सीधी सी इसमें ये पूछना चाह रहे हैं कि इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन है जो महिला प्रजनन का हिस्सा नहीं है। नहीं पूछा है तो गर्भाशय ए है प्रजनन का हिस्सा महिला का, अंडाशय भी है, पढ़ा है, अंडवाहिनी भी है, गर्भाशय मतलब यूटेरस, ओवरी और फ्लोपियन ट्यूब। क्या नहीं है? शुक्रवाहिनी नहीं है। शुक्रवाहिनी इसका आंसर होगा डी, क्योंकि शुक्रवाहिनी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है, ना कि फीमेल का। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, कहाँ गया। हमें जल को सुरक्षित और रोगाणु एवं जीवाणु से मुक्त के द्वारा बनाना चाहिए। किसके द्वारा? सीधा सा पहले ही आंसर सही हो जाएगा, उबालने से। अगर पानी को उबाल दिया जाए तो वो रोगाणुओं से और जीवाणुओं से मुक्त हो जाता है। सभी क्रियाएं नहीं होंगी, प्रशीतक करने से नहीं, ठंडा करने से कुछ नहीं होगा। अगला देख लो क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र नहीं है? स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र नहीं है। देखो, नहीं अच्छे से पढ़ लिया करो। अगर मरुस्थल की बात करें स्थलीय है, वन की बात करें स्थलीय है, घास के मैदान की बात करें स्थलीय है, जल जीव सारा जो एक्वेरियम होता है वो स्थलीय तो नहीं है, एक ऐसा है जलीय पारिस्थितिक तंत्र है। अगले पे चलते हैं। अगला है कोई, उस जीव का नाम बताइए जो प्लांट एनिमल कहलाता है। प्लांट एनिमल मीन्स प्लांट भी है और एनिमल भी है। कौन सा है? हाइड्रा नहीं होता है, साइकोन नहीं होता है, यूग्लिना सही आंसर है, यूग्लिना। ये प्रकाश संश्लेषण की भी क्रिया करता है, ग्रीन कलर का होता है और जो प्रकाश की अनुपस्थिति में एक जीव की तरह भी कार्य करता है। तो इसको प्लांट एवं एनिमल के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। देखते हैं अगला। बस अब नहीं है, इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं अच्छे से तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कहीं प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।